जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम चैट जीपीटी की मदद से इतिहास के पिछले सालों में पूछे गए एमसीक्यू करेंगे, जिसका बहुत फ़ायदा होने वाला सभी क्लास के लिए, चाहे वो यूपीएससी की है, एसएससी की है, हरियाणा एसएससी की है। इतिहास तो इतिहास है, कोई भी एग्ज़ाम रहे। ऐसे इस वीडियो में 40 से 50 सवाल करेंगे। वन लाइनर सवाल है लगभग सभी। आपने अगर इतिहास पढ़ रखा है तो पूरे आपके कंसेप्ट रिवीजन हो जाएंगे जो पढ़ रखा है, और कॉन्फिडेंस कुछ आएगा। ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, मैं खुद भी पढ़ूंगा और आपको ही पढ़ाऊंगा। चलिए पहले सवाल से शुरुआत कर ले। पहला सवाल है, उत्तर मेढा और पुरुष मेढा किससे संबंधित है? ये 4 उत्तर दिए हुए। सवाल कब किस एग्जाम में पूछा गया आप लोग देखते रहना। उत्तर मेढा और पुरुष मेढा किससे संबंधित है? पहला, वैदिक यज्ञ। इस प्रकार के यज्ञ होते थे ये, उत्तर मेढा और पुरुष मेढा यज्ञ होते थे दोनों। ये एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। दोनों मेध यज्ञ मानव प्राणी प्रतीकात्मक बलिदान, मतलब कि नर बलि दी जाती थी, उसको बोला जाता था पुरुष मेढा और उत्तर मेढा। ये स्रोत परंपरा के यज्ञ है। स्रोत परंपरा को इंग्लिश में बोलते हैं श्रुति लिटरेचर के पार्ट। श्रुति लिटरेचर के पार्ट है। इनको यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित किया गया। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। इतना याद रखो आप, उत्तर मेढा और पुरुष मेढा किससे संबंधित है? यज्ञ थे, यज्ञ ये किए जाते थे, इनमें नर बलि दी जाती थी, ये थे। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। ऋग्वैदिक सरस्वती नदी का प्रमुख मार्ग कौन सा माना जाता है? ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी थी जो भी विलुप्त हो चुकी है, उसका मार्ग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। सतलुज, घग्गर, हाकरा। नंबर 2 झेलम, चिनाब, गंगा, घाघरा, नर्मदा, ताप्ती। सतलुज, घग्गर, हाकरा ये नाम आज भी हरियाणा में है। घग्गर हाकरा नदी, घग्गर नदी अभी भी हरियाणा में है, हाकरा है आगे पाकिस्तान में जाके इसको हाकरा बोला जाता है। अभी ये नदी विलुप्त हो चुकी है। हालांकि बारिश के समय घग्गर नदी में पानी आता है, कभी बाढ़ भी आ जाती है। बस ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की जो सरस्वती नदी थी, तो आज के ज़माने की घग्गर हाकरा नदी है वो। अधिकांश विद्वान घग्गर हाकरा नदी को ऋग्वैदिक सरस्वती मानते हैं। सतलुज और यमुना पुरातन समय इसी में मिलती थी। तो आंसर ये हो गया इसका। चलते तीसरे सवाल पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? सबको कंफ्यूज है कि यार संस्कृत का नहीं है, प्राकृत का, पाली का, ब्राह्मी का। पहली बात तो संस्कृत में लिखे ही नहीं गए। दूसरी बात, ब्राह्मी कोई भाषा नहीं है, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है। भाषा बची 2, प्राकृत और पाली। पाली में नहीं लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। पाली में क्या लिखा गया था? पाली बहुत बार सुना आपने। पाली में लिखे गए थे बुद्धिस्ट लिटरेचर, जितने भी बुद्ध के उपदेश थे वो सब लिखे थे ना, उसके लिटरेचर जिसने उनका कलेक्शन करके, वो सब पाली में लिखे थे। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे प्राकृत में। याद कर लेना सवाल को, फिर से बार भूल जाओगे। अधिकांशतः अशोक शिलालेख प्राकृत भाषा में है। लिपि क्षेत्र अनुसार बदलती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक तो लिपि है अपनी ब्राह्मी, प्राकृत भाषा है, इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। जैसे आज हम लोग हिंदी लिखते हैं, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है ना। ए क ख ग घ वो देवनागरी है। ए आई जो भी पढ़ते हैं हम, क ख ग घ, वो देवनागरी है। ऐसे ही प्राकृत भाषा की लिपि है ब्राह्मी। ये सवाल भी आ सकता है। और एक खरोष्टी, ये भी लिपि है। ये कहाँ की है? ये अफ़गान क्षेत्र की है, पाकिस्तान अफ़गान क्षेत्र की। और खरोष्टी पे एक सवाल और बार बार पूछा जाता है, ये उल्टी लिखी जाती है। जैसे हम लिखते हैं ना, हिंदी लिखते हैं लेफ़्ट से राइट, ये राइट से। ये मार्कर चल नहीं रहा, मैं आपको लिखा के दिखा देता, लिख के दिखा देता। तो ये राइट से लेफ़्ट में लिखी जाती है। अब खरोष्टी, इसको भी याद कर लेना। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका आंसर हो गया प्राकृत। सवाल आ जाएगा किसी पेपर में, याद रखना। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। सप्तमातृका उपासना किसके साथ सबसे अधिक जुड़ी है? सप्तमातृका उपासना, सीधा सीधा रट्टा मार लो, सवाल का याद कर लो। शैव परंपरा। सवाल आएगा नहीं नॉर्मली तो एसएससी के एग्जाम में, तो बट आ भी सकता है, पढ़ लीजिए। सप्तमातृका थी शैव परंपरा में। सप्तमातृका ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कुमारी, वराह, इंद्राणी, चामुंडा, इसकी तांत्रिक पूजा शैव परंपरा में आती है सब। सप्तमातृका ये नाम भी याद कर लीजिए, वैष्णवी, माहेश्वरी, इतना याद रखिए बस। सवाल नंबर 5 में आ गए। मेगास्थनीज की इंडिका में कौन सा वर्णन गलत है? यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है, 4-5 स्टेटमेंट थे, इसमें चैट जीपीटी ने उठा के नहीं दिए, सीधा सीधा दे दिया। हालांकि इसका आंसर हम कर लेंगे। मेगास्थनीज ने इंडिया के बारे में जो किताब में लिखा था, क्या क्या लिखा था? मेगास्थनीज ने 7 वर्ग आधारित समाज बताया था। मेगास्थनीज ने लिखा था, ये बयान सही था। मतलब मेगास्थनीज ने बताया था 7 वर्ग, हालांकि 7 वर्ग थे नहीं, 4 ही वर्ग थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक 5 और मान लो अनटचेबल थे, जो जिनको अछूत लोग थे, जो जंगलों में बाहर चांडाल बोल सकते वो लोग रहते थे।
पर इतना अंदर हम डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं हमको। 7 वर्ग बताए थे, बिल्कुल सी सती और दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। उसने उल्लेख नहीं किया कि बोला सती और दास प्रथा कुछ नहीं है। लेकिन यही तो सवाल गलत हो गया ना। सती और दास प्रथा तो थी। मैगस्थनीज तो मेहमान बन के आया था भारत में, एम्बेसडर बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो एम्बेसडर को तो समाज का पता ही नहीं लगेगा ना कि समाज में चल क्या रहा है। आज भी अगर कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर है अपनी दिल्ली में बैठा हुआ है, या यूके का एम्बेसडर दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको भी तो नहीं पता ना अपने गांव में क्या चल रहा है, समाज कैसा है। वही हाल उस ज़माने में था। तो हमको इतना इन डिटेल नहीं जाना है। इस सवाल में बस यही था आंसर इसका कि उसने बोला था कि भारत में सती और दास प्रथा नहीं है, लेकिन थी। बस वही उसका बयान गलत हो जाता। चलिए सवाल नंबर 6 में चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एसएससी का, और स्टेट एसएससी का, हरियाणा एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है। बार बार पूछा जा चुका है, 1000 बार पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे कम मिला? सबसे कम क्या, मिला ही नहीं। स्वर्ण सोना भी था, रजत भी था, लोहा ताम्र, लोहा बिल्कुल नहीं था, ताम्र मीन्स कॉपर था, सिल्वर भी था। लोहे का कुछ भी नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। लोहे के औजार, लोहे के मणके कुछ नहीं मिला। पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ का उपयोग नहीं करते थे। बहुत बार पूछा जाता है, लोहे का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पावासी ताम्र कांस्य संस्कृति के लोग थे, मतलब कि कॉपर और ब्रोंज को यूज करते थे। लोह धातु का उपयोग बाद में 1000 BC के बाद में शुरू हुआ, जब महाजनपद आ गए। गैंगेटिक वैली है ना, अपना मगध के आसपास जंगल काट दिए गए, और आयरन की डिस्कवरी उसके बाद में है महाजनपद में। तो लोहा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। सवाल नंबर 6 के साथ आपको 2 चीज़ और बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या नहीं मिला। सवाल यहीं से आएगा कि क्या नहीं मिला है, ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या मिला है या सबसे कम मिला है, क्या नहीं मिला है। जैसे कि लोहा नहीं मिला, दूसरा कोई भी मार्कर नहीं चल रहा है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, और तीसरा क्या नहीं मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा भी नहीं मिला। लोहे के अवशेष, लोहा कहीं नहीं मिला, मंदिर कहीं नहीं मिले, घोड़ा कहीं नहीं मिला। इन तीनों में से ही एक सवाल आ जाएगा अगर एसएससी का एग्जाम रहेगा तो। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से उठाएगा तो सवाल एग्जामिनर, तो इसमें ये तीनों चीज़ें याद रख। हालांकि कई कई किताबों में लिखा हुआ है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है सूरकोटड़ा, वहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं, बट वो जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता है, 1000 किलोमीटर फैली हुई है, इतने सभ्यता स्थल है, कितने हैं, 100 से ज़्यादा है, और एक जगह थोड़ा सा अवशेष मिल रहा है, तो उसको हिस्टोरियन जनरली एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम लोग सिलेबस में भी यही दिया हुआ है कि घोड़ा नहीं मिला, हम भी यही मान के चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा नहीं मिला है। तो लोहा, टेम्पल, मंदिर और घोड़ा, इन तीनों में से कुछ नहीं मिला है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अथर्ववेद में किसका प्रमुख उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है ना, उसमें सारे जादू टोना औषधि मंत्र ये सब मिलते हैं अथर्ववेद में। इसको याद कर लीजिए, रट्टा मारने का सवाल है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अथर्ववेद में मंत्र औषधि और तंत्र मंत्र, जब मंत्र औषधि तंत्र मंत्र जहाँ पे चलेंगे नहीं ज़्यादा, तो वहाँ तो जादू टोना ही चलेगा। औषधि मंत्र लिखा हुआ अभी सीधा सीधा याद कर लीजिए, अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब 8वें नंबर सवाल पे चलते हैं। 8वां नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने की? जो बच्चे बच्चे को पता है, और बच्चा बच्चा डाउट में भी है। क्यों डाउट में है? सकंद गुप्त और कुमार गुप्त में उलझ के रह जाते हैं कि कुमार गुप्त ने की, सकंद गुप्त ने की। तो अभी ध्यान से देख लीजिए, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? कुमार गुप्त ने करी थी भाई, कुमार गुप्त ने। और कितनी बार सवाल, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है एसएससी के, स्टेट एसएससी के एग्जाम में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? फिर से याद कर लीजिए, कुमार गुप्त ने करी है भाई, कुमार गुप्त ने करी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 9वें सवाल पे आगे भी, चोल प्रशासन की प्रमुख संस्था उर्र क्या थी? उर्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यूपीएससी में, एसएससी में, स्टेट एसएससी में, यूपीएस स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस, पता नहीं कहाँ कहाँ हर बार पूछा जा चुका है। उर्र और सभा इन दोनों को पूछते ही है। उर्र क्या थी? ग्राम सभा थी, सीधा आंसर ही बता रहा हूँ, आप ही पढ़ लेना बाद में। ग्राम सभा थी उर्र। सभा क्या थी? देखो आंसर एक्सप्लेनेशन में देखिए, व्याख्या में। चोलों में उर्र थी सामान्य ग्राम सभा, सभा थी ब्राह्मण ग्राम, नगरम थी व्यापारी संगठन। ये देखो, नगरम का भी आ सकता है, जैसे व्यापारी संघ था, ये तो नगरम हो गया, ये तो यहीं से कट जाएगा। सैन्य संगठन था नहीं, इससे कोई लेना देना ही नहीं। ग्राम सभा थी। दूसरा, उर्र जो थी सामान्य ग्राम सभा थी, और सभा जो थी ब्राह्मण ग्राम थी।
मतलब यहाँ पे थोड़ा देखो, जो सभा है उसमें ब्राह्मणों के गांव को या ब्राह्मणों की सभा बोला जाता, और जो सामान्य ग्राम सभा थी, जो आज भी हम लोग ग्राम सभा करते हैं, पंचायत बैठती है किसी पे, उसी को तो उर बोला जाता था उस समय में, जो ग्राम सभा है। बस इतना ही, इसको याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। सातवाहन शासक किस भाषा का उपयोग करते थे? सातवाहन, ये भी याद कर लीजिएगा दोस्त। प्राकृत में और संस्कृत में उलझ के रह जाओगे। तमिल और पाली तो है ही नहीं प्राकृत और संस्कृत में, क्योंकि बाद में सातवाहन संस्कृत को भी यूज करने लगे थे। बट इसका जो मेन है, जो मुख्य रूप से प्राकृत भाषा को, एक और चीज़ याद रख लीजिए, संस्कृत तो बाद का इवोल्यूशन है प्राकृत का। अपने देश की पहली भाषा प्राकृत ही थी। आज जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं ना, जो जैसे कि गुजराती है, मराठी है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, और भी ऐसी है, बंगाली है, ये सब प्राकृत से ही टूट फूट के बाद में बनी हुई भाषाएं हैं। और प्राकृत से बाद में संस्कृत भी बनी थी, जो कि ब्राह्मण लोगों की भाषा बनी थी, आम लोगों को तो आती भी नहीं थी, और जो शूद्र थे वैश्य थे उनको अलाउड भी नहीं थी। तो सातवाहन, इतना डिटेल में नहीं जाना। सातवाहन शासक किस भाषा उपयोग करते थे? प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, ये भी याद रख लीजिए, इनका जोड़ा है। जब भी प्राकृत भाषा आएगी उसके साथ में ब्राह्मी लिपि आएगी। सवाल ये भी बन सकता है कि ब्राह्मी लिपि की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। सवाल नंबर 10 हो गए। चलिए अगले सेट पे चलते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। सवाल अच्छे, सारे सवाल अच्छे हैं, सारे पूछे जाते। चलो चलो चलो, 11वें सवाल पे आ गए भाई, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं भाई, 50 ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है। दम्म महामत्ता किस लिए नियुक्त किए गए थे? सबको पता ही होगा यार, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, अशोक ने नियुक्त किए थे। क्यों नियुक्त किए थे? क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, लड़ाई से उसका मन भर गया था। जो किताबों में लिखा है, हकीकत क्या है हमको पता नहीं है। अशोक ने तो बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए जगह जगह सारे इंडिया में रोक एडिक्ट लगा दिए थे, उस पर प्रिंसिपल लिख दिए थे कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, शांति से रहेंगे, मार काट नहीं करेंगे, और ज़्यादा फेस्टिवल भी नहीं मनाएंगे, कोई बलि वली कुछ नहीं देंगे। तो उन चीज़ों को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। उनको फॉलो करने के लिए ही क्या लगाए थे? दम्म महामात्ता, दम्म महामात्ता लगाए थे उसने। और इनका क्या काम था? ये देखो, धम्म के प्रचार, नैतिक शिक्षा, सामाजिक कल्याण हेतु अशोक ने दम्म महामात्ता अधिकारियों की नियुक्ति की। ये कलिंग युद्ध के बाद बनाए गए थे, लिख दिया ना आंसर में। ये लोग इसलिए लगाए गए थे दम्म महामात्ता, ताकि लोगों पे प्रेशर बनाने के लिए, कि जो अशोक ने गाइडलाइन दी है, जो पत्थरों पे लिखे हुए, उस समय में व्हाट्सअप तो था नहीं ना, सोशल मीडिया तो था नहीं, कैसे बताए कि लोगों को क्या फॉलो करना क्या नहीं। और एम्पायर इतना बड़ा हो गया था, उनसे कहाँ, पाटलिपुत्र से लेके सन्माति से लेके कलिंग से लेके अफगानिस्तान से लेके आज के टाइम के जो नेपाल, बर्मा, सारे तो आ गए थे। एक कलिंग बचा था, उसको बाद में अशोक ने कैप्चर कर लिया था। सारे तो आ गए थे। तो उसके लिए दम्म महामात्ता लगाए थे कि ये जो नियम है बुद्ध के, इनको कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसकी शिकायत अशोक को की जाएगी, और फिर अशोक राजा के सामने तुम खड़ा करोगे तो राजा तुम्हारा क्या हाल करेगा वो तुम जानो। बस इसलिए दम्म महामात्ता लगाए गए थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 12वें सवाल पे चलते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? अरे त्रिपिटक तो याद ही रखो, त्रिपिटक है पाली में। अब आप बोलो सर अभी तक प्राकृत बोले थे, पाली कैसे आ गई? पाली ऐसे आ गई, जो मैंने पहले बताया था, जो बुद्ध बुद्ध ग्रंथ के जो भी जो उनकी किताबें, जो ग्रंथ लिखे गए थे ना, वो सारे पाली में लिखे गए थे। पाली आम लोगों की भाषा थी। जैसे आज हम लोग हिंदी चलती है ना नॉर्थ इंडिया में, प्राकृत के बाद में पाली आ गई थी। पाली आ गई थी तो पाली भाषा में लिखे थे त्रिपिटक। और त्रिपिटक में क्या क्या था? इसमें थे विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों भी याद रख लेना। सवाल में देगा कि कौन सा त्रिपिटक में नहीं है, तीन तो ये रहेंगे सॉरी, तीन नाम तो ये रहेंगे, विनय पिटक है, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। एक नीचे और कोई पिटक दे देगा, वो आंसर रहेगा। तो इनको याद रखो, विनय पिटक को, सूत पिटक को, अभिधम्म पिटक को, ये तीनों पाली भाषा में लिखे थे। थेरवादी परंपरा के मूल ग्रंथ है ये। थेरवादी क्या है? थेरवादी से पहले अभी जो बुद्ध धर्म है, महायान और हीनयान में है ना, हीनयान की पहले वाली शाखा थेरवादी थी, उसी का नाम है थेरवादी परंपरा के। बस चलिए सवाल नंबर 13 में आ गए भाई। एक नया सा सवाल है भाई, पहली बार मुझे भी देखने को मिला, बट इतना मुश्किल है नहीं। गृह सूत्र मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? जैसा कि नाम में लिखा हुआ ना, गृह सूत्र, ऐसे ही है गृहस्थ आश्रम के व्यवहारिक नियम। इसे भी पकड़ सकते हो इसको आप यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। गृह सूत्र, घरेलू संस्कार, ब्याह, उपनयन, शारद आदि, बस ये ऐसा ही है सवाल। ये आया हुआ बट यूपीएससी में, गृह सूत्र, गृहस्थ आश्रम के व्यवहारिक नियम, ठीक है। सवाल नंबर 14 करते हैं। बिंबिसार किस महाजनपद का राजा था?
बिंबिसार था मगध महाजनपद का वत्स अवंती। 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद कहाँ लिखा हुआ है कि 16 महाजनपद थे, ये भी याद रखना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है कि एक टाइम में भारत में 16 महाजनपद थे। तो बिंबिसार किस महाजनपद का बिंबिसार था मगध का राजा और इसका फाउंडर ही था। और बिंबिसार कौन से वंश का था, ये नीचे भी पढ़ लो। बिंबिसार हर एक वंश से ने मगध को शक्तिशाली राजा, राजधानी हर एक वंश का राजा था और शक्तिशाली भी इसको मगध का फाउंडर ही बोला जाता है। राजधानी थी राजगृह, राजगृह। मगध का राजा था बिंबिसार। बिंबिसार और एक और चीज़ है, बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत हो जाना। बिंदुसार मौर्य काल से था, अशोक के पिता थे मौर्य। बिंदुसार अशोक के पिता बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंबिसार है हर्यक वंश से संबंधित और बिंदुसार है मौर्य वंश से संबंधित, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। सवाल ये आंसर हो जाएगा इसका, बिंबिसार महाजनपद मगध से थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर, ये देखो दोस्तों, त्रिरत्न पीछे क्या पढ़ा था हमने, त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित था, त्रिपिटक था बुद्ध से। और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न है जैन है। ये देखो त्रिरत्न, इसमें भी पीछे नया आ रहा, ये भी जैन है, इस बात को भी याद रख लेना। और तीनों त्रिरत्न क्या थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसको आप लोग याद रख लेना। इसको आप है ना ऐसे भी याद रख सकते हो, KFC में पढ़ते हैं, मेरे को नॉलेज है और पॉइंट मीन्स राइट नॉलेज और फिलोसफी और कंडक्ट। आप हिंदी में याद कर लो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बस। सप्तंग सिद्धांत किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC UPSC में पहले ही पूछा जा चुका। सप्तंग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग थ्योरी है भारतीय प्राचीन राज्य के अंग। और ये किसने दी थी, कौटिल्य ने दी थी कि भाई कोई भी राज्य चलाना है तो 7 अंग तो उसके चाहिए ही। क्या चाहिए, स्वामी मतलब राजा, फिर उसके मंत्री, फिर उसका जनपद, उसकी ज़मीन, उसकी टेरिटरी, दुर्ग मतलब किला होना चाहिए रक्षा करने के लिए, कोष, कोष मीन्स रुपया पैसा खजाना, और उसकी सेना होनी चाहिए और उसके अच्छे दोस्त होने चाहिए। इसको बोलते सप्तांग थ्योरी। कौटिल्य ने दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अपनी किताब में लिखी थी कि ये 7 चीज़ें होगी तो आपका राज्य चलेगा वरना नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7। देखो दोस्तों, ये जो सवाल के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये भी कहीं ना कहीं सवाल सारे पेपरों में किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनको भी याद रखिएगा। मैं सवाल में 50 ही कराऊंगा, बट आप ध्यान से सुनिएगा, साथ में अगर आप देखोगे तो 200 सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, मौर्य काल में सबसे अधिक किस धातु का उपयोग मिलता है, लोहा। ये देखो, अब क्या पूछा था पीछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं मिला, लोहा नहीं मिला। अब मौर्य काल में सबसे अधिक मिलता है लोहा, तो कितना फ़र्क हो गया भाई। फ़र्क इतना हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे ना 2500 से 1500 BC की बातें पढ़ रहे थे, और मौर्य काल आ गया 200-300 BC पे, मतलब कि 1200-1300 साल के बाद आया मौर्य काल। और तो मौर्य काल में उसके बाद में महाजनपद आ चुके थे, लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो आंसर को याद कर लीजिए, मौर्य काल में सबसे अधिक किस धातु का उपयोग मिलता है, लोहा। याद रखिएगा कि इसमें मार के मत आ जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा बिल्कुल नहीं मिलता है और मौर्य काल में सबसे अधिक क्या मिलता है, लोहा मिलता है। अरे लोहा मिला तभी तो कृषि आई, उपकरण आए, हल आए, टेक्नोलॉजी आई, तभी तो जंगल को काट काट के फेंक दिया, तभी तो खेती बाड़ी होने लगी, नदियों का पानी ज़मीन में जाने लगा, तभी तो जनसंख्या बढ़ी, शहरीकरण हो गया। मौर्य काल के बाद ही तो आज का जो जो उस समय जो मगध था, तभी तो प्रोस्पेरिटी आई ना, एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा। खेती पहले तो खाने जितनी खेती होती थी, अभी इतनी खेती होने लगी, लोग खाते भी थे बचाते भी थे, तभी तो शहर बने अपने, आर्ट एंड क्राफ्ट आया। चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख बौद्ध मत का प्रभाव कौन सा था। नालंदा विश्वविद्यालय में तो भाई महायान बौद्ध ही था, हीनयान, महायान, वज्रयान, परमितयान, ये बुद्ध धर्म के ही भाग हैं, बट हीनयान महायान प्रमुख है। और कोई भी विश्वविद्यालय रहेगा तो महायान ही चलेगा यार, क्योंकि हीनयान ये बुद्ध के बाद में डिवाइड हो गया था ना, हीनयान महायान में। महायान में क्या है, कई राजाओं ने इसको पैटर्नाइज किया और बाद में इसमें मूर्ति पूजा और बहुत से सिद्धांत, थोड़ा सा लिबरल है महायान यार, और ये कंजर्वेटिव है। हीनयान में क्या है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जो बुद्ध ने बताए थे वही रूल चल रहे हैं। और महायान में क्या है, महायान इसको भगवान मानने लगे हैं, मूर्ति पूजा करने लगे हैं। तो भाई इतने सारे काम करोगे तभी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी चलेगी, बच्चे आएंगे, टीचर आएंगे, तभी तो भीड़ लगेगी, वरना हीनयान रहेगा तो कौन आएगा, इतना कंजर्वेटिव है ना। तो ऑब्वियसली बात है यार, महायान ही रहेगा। अगर आपको हीनयान महायान का कंसेप्ट पता है तो, कुछ तो मैंने बता भी दिया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख बौद्ध मत का प्रभाव कौन सा था, महायान का था। अब देखो, नालंदा में महायान बौद्ध धर्म, ठीक है, नागार्जुन, दिगंत, धर्मपाल आदि प्रभाव
इनको भी याद कर लेना भाई। नागार कहीं ना कहीं ये नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग थे। नागार्जुन है, दिगनाग है, धर्मपाल है। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। ये देखो, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है यार। विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, और गुप्त काल की तो सारी ही किताबें इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बनाऊंगा सारी किताबों पे और उनके राइटर पे जो पुराने समय की एंशिएंट इंडिया में लिखी गई है। फिलहाल यही मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। सबने पढ़ा हुआ होगा, बट आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ठीक, विशाख दत्त ने लिखा हुआ है। जो कुछ 3-4 और लिखे हुए पढ़ लो। मुद्रा राक्षस, चाणक्य चंद्र राक्षस किसके ऊपर है, ये भी आ सकता है कई बार। मुद्रा राक्षस किस लिए है? चाणक्य, चंद्रगुप्त और राक्षस की राजनीतिक कथा है। चाणक्य चंद्रगुप्त किस लिए है? संस्कृत में लिखा हुआ है, क्योंकि काली मुद्रा उस समय तो संस्कृत लैंग्वेज आ गई थी ना इंडिया में। ये तो गुप्त काल की बातें हो रही है, और खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो नवरत्न थे ना, वही उन्हीं में थे। कालिदास, बाणभट्ट, ये सब उसी में तो थे। विशाख दत्ता तो हो गया भाई, इतना बड़ा नहीं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर 20, प्राकृत भाषा उपयोग सर्वाधिक किस काल में मिलता है? प्राकृत भाषा मौर्य, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, उत्तरकार्य, गुप्त। देखो भाई, वैदिक काल में तो संस्कृत आ गई थी। हड़प्पा काल में ये लोग क्या बोलते थे, क्या लिखते थे, इनका तो ठीक से अभी तक पता ही नहीं है। गुप्तोत्तर काल में भी संस्कृत आ गई थी। मौर्य और उत्तर मौर्य काल में ये आई थी पहले अपनी, क्या बोलते, प्राकृत। देखो मौर्य काल पहले आया था ना, तो प्राकृत पुरानी भाषा है ना। पहले मौर्य काल में और उत्तर मौर्य काल में लोग क्या है, प्राकृत भाषा यूज़ कर रहे थे, और लास्ट में गुप्ता टाइम आते आते संस्कृत का इवोल्यूशन हो गया था। ये भी देख लो, अशोक के अभिलेख क्या है, प्राकृत भाषा में लिखे हुए। शुग काणवा शासकों में प्राकृत भाषा, ठीक है। अशोक के शिलालेख भी प्राकृत भाषा में लिखे गए। और बुद्ध के त्रिपिटक किस में लिखे गए? पाली में लिखे गए हैं। प्राकृत में अशोक के, बुद्ध के त्रिपिटक पाली में। शुंग, कानवा, सातवाहन, ये जो बाद में है ना सातवाहन, इनमें भी प्राकृत, ये भी याद रख लेना, पूछा जा चुका है। सातवाहन काल की भाषा पूछी जा चुकी है एक बार पहले। ये सवाल रिपीट हो गया है। सप्तमातृकाएं किस काल से संबंधित है? शैव परंपरा से संबंधित है। मैंने करवा दिया था, ये नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। देवदत्त कौन था? एक नया सवाल है, बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। बुद्ध का विरोधी था देवदत्त, बस रट्टा मार लीजिए। देवदत्त कौन था? बुद्ध का विरोधी था। आंसर ऐसे है कि किसी में भी आप, देवदत्त कौन था, सॉरी, देवदत्त, सीधा सीधा याद कर लीजिए कि बुद्ध का विरोधी था देवदत्त। देवदत्त ने बुद्ध के संग में विभाजन लाने का प्रयास किया था। उसने कठोर नियम प्रस्तावित किए। बस देवदत्त कौन था? बुद्ध का विरोधी। न महावीर का शिष्य नहीं था और कुछ नहीं था, बुद्ध का विरोधी था। सवाल नंबर 23 पे चल। अग्निशाला, फायर अल्टार किस संस्कृति से जुड़ा? फायर अल्टार ये मिलते थे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ स्थल है ना, वहाँ मिलते हैं। जैसे बनावली में मिले हैं, कालीबंगन में मिले हैं। तो कालीबंगन सिंधु सभ्यता में मिला। फायर अल्टार क्या थे यार? ये जैसे यज्ञ जैसे थे, जो आज के टाइम में भी पंडित यज्ञ करते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ थे। उस समय उनमें बलि दी जाती थी। पंडित आके मंत्रों का जाप करते थे, उसमें पशु बलि दी जाती थी। ओबियसली ज़्यादा तो कैटल की बलि दी जाती थी, पशु बलि। बस वही है कालीबंगन फायर अल्टार, कालीबंगन में मिले हैं। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग किस ग्रंथ में मिलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एक यूनिक सा सवाल है। दिव्यावदान में मिलता पुष्यमित्र शुंग, डायरेक्ट आंसर याद कर लो। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पुष्यमित्र शुंग और बौद्धों के विरुद्ध उसके अभियान का उल्लेख है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? उसने मौर्य रूलर को ख़त्म करके, मार के, उस समय पूरे इंडिया में बुद्धिस्ट धर्म फैल गया था। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को पूरा ख़त्म ही कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। इसका उल्लेख मिलता है दिव्यावदान बौद्ध में। दिव्यावदान बौद्ध एक बौद्ध ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है ना कि पुष्यमित्र शुंग ने कैसे बुद्धिस्ट लोगों को मार डाला, उनके स्तूपा तोड़ दिए, किस तरह। बस वही है, दिव्यावदान में लिखा है। बुद्धिस्ट ग्रंथ ही है ये। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। चलो दोस्तों, रथस्थ भूमि किस ग्रंथ में वर्णित? रथस्थ अर्थशास्त्र में। सीधा सीधा याद कर लो यार, इसमें कोई समझाने का कुछ है नहीं। रथस्थ भूमि किस ग्रंथ में वर्णित है? अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी रथस्थ भूमि, बस वही है। अर्थशास्त्र में भूमि के प्रकार ऊर्ध्व, सुप्रान, रथस्थ आदि का। रथस्थ है समान सतह वाली भूमि, बस सीधा इसका रट्टा मार लो, इसका और कुछ नहीं है। समान सतह वाली भूमि को रथस्थ कहा जाता है, और वो उसमें मिलती है अर्थशास्त्र में। बस सवाल नंबर 26 पे चलते हैं दोस्तों। मांडू मालवा में जैन मूर्तियाँ किस काल की हैं? गुप्त, शुंग, कुषाण, गुप्त। ये भी एक यूनिक सा सवाल है। जैन मूर्तियाँ गुप्त काल की है। मालवा के मांडू में गुप्तकालीन जैन प्रतिमाएं मिलती हैं, इन पर गुप्त काल की सौम्यता स्पष्ट दिखती है।
गुप्त काल में बुद्ध, जैन, हिंदू, ब्राह्मण सब लोग फ्लरिश किए, सबकी मूर्तियाँ सब कुछ सबके कहीं गुफाओं में ही मिलती हैं। बट अपने सवाल क्या है, मांडू मालों में जैन मूर्तियाँ गुप्त काल की है। ठीक है, सवाल नंबर 27 में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं पीछे जिक्र भी कर चुका हूँ। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय है बौद्ध का पाली त्रिपिटक। पाली का है। अंगुत्तर निकाय में क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है कि एक समय भारत में 16 महाजनपद बन गए थे। मगध है, अवंती है, कुरु है, पंचाल है, कंबोज है, गांधार है, मत्स्य है, अश्मक है, ये सब मिला के 16 महाजनपद बन गए थे। बस वही अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है। ये पूछ लिया किससे है? बौद्ध ग्रंथ से। अगली बार ये पूछ लेगा कि सवाल यही पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा सकता है ना, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ से है, जो पता लग गया हमको। लेकिन वो त्रिपिटक का हिस्सा है ना, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, किसका हिस्सा है? ये आ जाएगा कि सूत्र पिटक का हिस्सा है, सूत्र पिटक का हिस्सा, ये भी याद रखिएगा। मराठा गुप्त किसे कहा जाता है? मराठा गुप्त किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। मराठा गुप्त किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी नया सा सवाल है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। मराठा गुप्त किसे कहा जाता है? आप भी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। क्या इसके रीजन है? चलो पढ़ लेते हैं।